Hello and welcome to my channel Shagun Studies Rig. In today's video, we are going to study about cell. To be more precise about cytology. इस वीडियो में हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारा कंपटीशन के लिए sufficient है. तो coming to the topic cell. First of all, let us see that the first question which arises that study of cell is called what? Study of cell is called cytology. So we are going to study here cytology, in which we'll study about cell, कि सेल क्या होते हैं, किसने डिस्कवर किया है, कहाँ डिस्कवर किया है, सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं और उन ऑर्गेनल्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. सो बिगिनिंग कि सेल एक्चुअली है क्या. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ. ये बेसिक भी है, सबसे छोटा भी है, फंक्शनल भी है, फंडामेंटल भी है और फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, यू नो वी आर, एक ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर. ऑर्गन सिस्टम को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो किस में करेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर करेंगे. डिफरेंट ऑर्गन्स को आगे डिवाइड करें तो डिफरेंट टिश्यूज में करेंगे और एट लास्ट जो सबसे छोटी यूनिट आ जाती है दैट इज द सेल. नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सेल इज इट्स डिस्कवरी. So cell was discovered by Robert Hooke. It's very important for competition purpose that cell was discovered by Robert Hooke in year 1665. ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा भी गया है about discovery of cell. सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, लेकिन कैसा किया था, नॉन लिविंग सेल था. It was a non living सेल. नाउ तो फर्स्ट टाइम लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था. फर्स्ट टाइम लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक. ल्यूवेनहॉक इन ईयर 1674. So if you are asked that who discovered cells, so your answer will be Robert Hooke in year 1665. If you are being asked कि who discovered the first लिविंग सेल, तो फर्स्ट टाइम लिविंग सेल डिस्कवर किया था ल्यूवेनहॉक ने. और कहाँ किया था, पॉन्ड वाटर के अंदर किया था. और रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल की जो डिस्कवरी करी थी, किस में करी थी, कॉर्क सेल्स के अंदर करी थी. किन के अंदर, कॉर्क सेल्स. कॉर्क क्या होता है, सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री. सो दैट वाज डिस्कवर्ड बाय कॉर्क. एज यू कैन सी 1665 में कोई इलेक्ट्रॉन, माइक्रोस्कोप कुछ भी नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में करी. खुद ही ने रोड लगाया, लेंस लगाया, मतलब खुद ने एक अरेंज कर लिया सेटअप और इन्होंने एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखा. तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर डिस्कवरी ऑफ सेल. आफ्टर दैट, अब ये जो सेल है, सेल हम सभी ने कहीं ना कहीं सुना है, प्लांट्स के अंदर भी हैं, एनिमल्स के अंदर भी सेल होते हैं. जितनी भी लिविंग चीजें हैं, हर एक किसी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है. अब ये जो सेल है, सेल कमिंग टू फर्स्टली द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. हमें बहुत डिटेल में नहीं करना है, हम बहुत ब्रीफ में करेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है. प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मेन डिफरेंस क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल में इज दैट प्लांट सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है. हमें पता है कोई भी सेल हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल हो, सेल के अंदर तीन चीजें जो फंडामेंटल है, हर सेल के अंदर प्रेजेंट होंगी होंगी. सपोज दिस इज अ सेल, तो तीन चीजें जो हर सेल में प्रेजेंट होंगी, व्हाट विल बी दैट, फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई भी एनिमल हो, प्लांट हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी. सेकेंड थिंग इज न्यूक्लियस, कोई भी सेल हो, न्यूक्लियस हमेशा प्रेजेंट होगा. एंड थर्ड थिंग इज इट्स साइटोप्लाज्म, जो जेली लाइक सब्सटेंस सेल के अंदर होता है वो भी प्रेजेंट होगा. सो दीज आर द थ्री थिंग जो हर सेल में प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. नाउ कमिंग टू दिस डिफरेंस, प्लांट सेल के अंदर एक एडिशनल लेयर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड करती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर फॉर द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्लांट्स के अंदर एक एडिशनल लेयर होती है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल. सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन plant cell and is absent in animal cell. So cell wall is absent in animal cell and it is made up of cellulose. cellulose की बनी है.
सेकेंड थिंग, अभी हम सेल ऑर्गेनल स्टडी करेंगे. जब सेल ऑर्गेनल स्टडी करेंगे तो उसमें एक सेल ऑर्गेनल हम पढ़ेंगे प्लास्टिड. विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर. बट जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इज एब्सेंट इन एनिमल्स. And the third important thing about difference between plant cell and animal cell is the size of vacuole. Vacuole का size plant cell के अंदर, vacuole, the size of vacuole is also cell organelle जो अभी हम पढ़ेंगे. These both are cell organelles. vacuole का जो size होता है plant cell के अंदर comparatively क्या होता है? larger होता है. और animal cell में क्या होता है? इसका size थोड़ा छोटा होता है, comparatively small होता है, comparatively काफी small होता है. So these are the three important point of difference between plant cell and animal cell which we have to remember. Okay, now after that एक term आता है इसी साइटोलॉजी के अंदर, क्या? ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. ये हमने हमारी लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है दैट व्हाट इज डिफ्यूजन. सपोज किसी रूम में हम कुछ स्प्रे करते हैं तो वो पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. यहाँ पे हमें क्या बात करनी है? सेल के अंदर जो मूवमेंट है, सेल को भी मूवमेंट करना होता है, वाटर का, ग्लूकोज का, न्यूट्रिएंट्स का, बहुत चीज़ों का इन्हें मूवमेंट करना होता है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू. तो ये मूवमेंट जो होता है कौन से प्रोसेस से होता है? दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और एयर वी कैन से फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. बट it is, we have to remember कहाँ से होता है? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब ये सेमी परमिएबल का क्या मतलब है? सेमी परमिएबल यहाँ रेफर कर रहे हैं हम किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमने अभी बात करी, जो तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, ये जो एक सराउंड कर रही है एक लेयर, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर. सेमी मतलब हाफ, परमिएबल कम्स फ्रॉम द वर्ड परमिट, कई चीजों को अंदर आना अलाउ कर रहा है और कई चीजों को नहीं कर रहा. तो इट इज सेमी परमिएबल, नॉट फुल्ली परमिएबल. जो सेल वॉल है जो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही होती है वो कैसी है? परमिएबल है, हर चीज को अलाउ करती है अंदर आए या बाहर जाए. लेकिन एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल में भी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैसी होती है? इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर. कुछ चीजों को आने देती है, कुछ चीजों को आने नहीं देती है. ओके, नाउ कमिंग बैक टू डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, नाउ आफ्टर दिस डिफ्यूजन का ही एक अंदर फर्दर पार्ट है दैट इज ऑस्मोसिस. एक तो टर्म आई क्या? डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का ही फर्दर पार्ट है क्या? ऑस्मोसिस. इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन. लेकिन इसमें सिर्फ किसका मूवमेंट होता है? ओनली वाटर मॉलिक्यूल का, वाटर के मॉलिक्यूल्स का सिर्फ मूवमेंट होता है. सो इसे हम ऑस्मोसिस को क्या कहेंगे? दैट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू semi permeable membrane. I think that's very much clear difference between diffusion and osmosis. Osmosis is a type of diffusion. किसी भी चीज़ का अगर हाई से लो मूवमेंट होगा तो डिफ्यूजन कहेंगे एंड पर्टिकुलरली अगर वाटर का होगा तो हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे. अब ये जो ऑस्मोसिस है कुछ बड़ी इजी वे में बात करते हैं. हम सभी ने किशमिश देख रखी है. किशमिश को पानी में अगर हम भिगो के रखें तो कैसी हो जाती है? स्वेल हो जाती है. अब इसे याद रखने का तरीका है, सेल के अंदर तीन चीज़ें हो सकती हैं कि बाहर से सेल के अंदर कुछ आया, सेकेंडली कि अंदर से कुछ सेल से बाहर गया, एंड थर्ड ऑप्शन इज जितना बाहर से अंदर आया उतना ही अंदर से बाहर गया. तो तीन चीज़ें क्या होंगी? एक तो होगा सेल, सपोज दिस इज सेल, इसके बाहर जो सॉल्यूशन है बाहर से अंदर मूवमेंट होगा. और क्या हो सकता है? दिस इज सेल, अंदर से बाहर मूवमेंट होगा. एंड थर्ड इज कि जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर होगा. ऑस्मोसिस के फर्दर हम इन्हें तीन टाइप में कह रहे हैं. तो इसके फर्दर तीन टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन से हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. अब इसे लर्न, स्टूडेंट्स गेट सो मच कंफ्यूज बिटवीन दीज थ्री.
अब इसे याद कैसे रखा जाए, हाइपो, हाइपो हम हिप्पो से रिलेट कर लेते हैं विच इज़ वेरी फैट। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, सेल क्या होगा, फैट होगा, मतलब स्वेल होगा, सेल क्या होगा, स्वेल होगा। कोई भी चीज़ स्वेल कैसे होगी, जब उसके अंदर बलून है तो उसके अंदर हम हवा भरेंगे तभी वो फूलेगा। सिमिलरली हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर सेल स्वेल होगा। स्वेल कब होगा, जब कोई चीज़ बाहर से अंदर आएगी। और अभी हमने डेफिनेशन में बात करी है बाहर से अंदर आ रही है, मतलब बाहर कैसी कंसंट्रेशन होगी, हाई कंसंट्रेशन होगी, और अंदर कैसी होगी, लो होगी, तभी तो बाहर से अंदर आएगा। सपोज अगर बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन है कंपैरेटिवली और ये सेल है, मूवमेंट कहाँ से हो रही है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो बाहर से क्या होगी, मूवमेंट अंदर होगी थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, नाउ द अदर थिंग इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा कि कंपैरेटिवली सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर क्या है, कम है, तो मूवमेंट विल बी ऑलवेज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगी, फ्रॉम दिस हाई कंसंट्रेशन टू बाहर लो कंसंट्रेशन। अब अंदर से बाहर जाएगा तो ये सेल कैसा हो जाएगा, छोटा होता जाएगा और क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बच्चे ये गलती करते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स थिंक कि कोई मूवमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि सेल का साइज जितना बाहर से अंदर गया उतना अंदर से बाहर आया, तो सेल का साइज क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या मूवमेंट होता है, जनरली बच्चे आंसर कर देते हैं नो, नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि साइज क्या रहता है, सेम रहता है, जबकि दे आर रॉन्ग। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या रहता है, जितनी बाहर कंसंट्रेशन है उतनी ही क्या है, अंदर कंसंट्रेशन है। तो मूवमेंट तो होता है, बाहर से जितना अंदर होता है उतना ही अंदर से बाहर। तो ओवरऑल शेप कैसी, ओवरऑल साइज कैसा रहता है सेल का, सेम रहता है, नो चेंज, ना ही स्वेल होता है और ना ही श्रिंक होता है। तो वी कैन से दैट मूवमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम इन द सेम अमाउंट, जितनी अंदर से बाहर उतनी ही बाहर से अंदर। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर दैट हाइपो के अंदर क्या होगा, मोटा होगा। मोटा कैसे होगा, जब बाहर से कुछ अंदर आएगा। अंदर क्यों आएगा, क्योंकि जब बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अंदर कम होगी, तो बाहर से अंदर आएगा और ये स्वेल हो जाएगा। हाइपर में कैसा होगा, श्रिंक होगा। श्रिंक कब होगा, जब कुछ अंदर से बाहर जाता जाएगा। अंदर से बाहर क्यों जाएगा, क्योंकि अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, बाहर कम है, तो दैट इज कॉल्ड हाइपर isotonic solution. I think that's very much clear. Now let's begin with the cell organelles. We all have heard about nucleus, है ना। Nucleus is called the brain of the cell. जो nucleus होता है, हमने अभी भी बात की है, तीन चीज़ें जो हर सेल में प्रेजेंट होती हैं। One is plasma membrane, second is nucleus, and the third thing is cytoplasm. Nucleus जो है, it is called brain of the cell. Why is it called? Questions come. Why nucleus is called brain of the cell? Brain क्यों कहते हैं nucleus? जैसा हमारा brain है, हर फंक्शन परफॉर्म करता है, हर एक्टिविटी परफॉर्म करता है, कंट्रोल में रखता है, उसी तरह सेल के अंदर सारी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल में रखता है, न्यूक्लियस कंट्रोल में रखता है। तो न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल बिकॉज इट कंट्रोल्स एंड परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। ऑलराइट, एक टर्म और है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये जो सेल है, सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस सब कुछ आता है। ये सारे को हम क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर हम कहें कि भरा होता है, क्या भरा होता है, प्रोटोप्लाज्म भरा होता है। ये सारे को क्या कहते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है, हमें पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस तो है ही है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब ये जो सारा प्रोटोप्लाज्म है, ये भी प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटोप्लाज्म है। तो अब हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि न्यूक्लियस के अंदर वाला प्रोटोप्लाज्म और बाहर वाला प्रोटोप्लाज्म। इसके लिए बस इसे अलग अलग नाम दिया है, दोनों ही प्रोटोप्लाज्म है। इसको हमने क्या कह दिया है, साइटोप्लाज्म कह देते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे हम कह देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दोनों ही क्या है, इन दोनों को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल के अंदर ये सारा क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर वाला प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस से बाहर वाला प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। All right, now let's begin with the cell organelles. The first organelle is called
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, हमें इनके नेम्स लर्न करने हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल। अभी अभी हमने बात की थी प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंशिएट करते टाइम कि कौन सा सेल ऑर्गेनल था जो सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट था। P for plastid, P for plants. Plastids are present only in plant. We have to remember that plastids are present only and only in plant cell. Now, coming to the first cell organelle, that is endoplasmic reticulum. It's also known as ER, endoplasmic reticulum. इस सेल ऑर्गेनल में हमें बहुत छोटी सी बात याद रखनी है, वो क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, हमें इसकी कोई डिटेल स्टडी नहीं करनी है, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये होता है या तो रफ होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ईदर रफ और स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एस फॉर स्मूथ ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमें पता है कोई भी चीज़ रफ क्या होगी, क्यों होगी? क्योंकि उसके सरफेस पे अगर कुछ ना कुछ लगा हुआ है तो वो कैसी लगेगी? हमें रफ लगेगी, और कुछ नहीं लगा हुआ तो हमें वो कैसी लगेगी? एकदम स्मूथ लगेगी। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्यों रफ होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। इस पे राइबोसोम्स लगे होते हैं जिसकी वजह से इसका सरफेस कैसा होता है? रफ होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं होते हैं, इसलिए ये कैसा होता है? स्मूथ होता है। राइबोसोम्स क्या करते हैं? आर्या का क्या काम, क्या बनाते हैं? ये प्रोटीन्स बनाते हैं, जबकि ये जो SCR है, स्मूथ हैं, ये किसका मैन्युफैक्चर करते हैं? लिपिड या हम कहीं फैट। प्रोटीन का करते हैं RER, SCR करते हैं लिपिड का। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है कि वो प्रोटीन और लिपिड। अब ये नाम सुन के हमें याद आ रहा है प्रोटीन प्लस लिपिड। प्रोटीन प्लस लिपिड हमने कहाँ सुना हुआ है? प्रोटीन प्लस लिपिड जो अभी हमने एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात की है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि क्या थी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो हर सेल में प्रेजेंट होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बनी किसकी होती है? वो इन्हीं की बनी होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन प्लस लिपिड की, हर किसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन भी बना रहा है और लिपिड भी बना रहा है। तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करता है कि ये प्रोटीन भी बना रहा है, लिपिड भी बना रहा है। तो प्रोटीन प्लस लिपिड, ये अपनी जो मेम्ब्रेन है, अपनी बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसका सिंथेसिस क्या करता है? खुद ही करता है, खुद ही करने की कैपेबल है। तो ये प्रॉपर्टी, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बना रहा है। बायोजेनेसिस, फॉर्मेशन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। So that was the only important property about endoplasmic reticulum, RER, SCR, protein, lipid and membrane biogenesis. The second organelle is Golgi body or also known as Golgi apparatus. Golgi apparatus का important चीज़ हमें क्या याद रखनी है? इसकी डिस्कवरी। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? कैमिलो गोल्जी ने। Golgi body was discovered by कैमिलो गोल्जी। अब गोल्जी बॉडी को हमें क्या याद रखना है कि गोल्जी बॉडी हम अपने माइंड में ऐसा फिट कर लें कि गोल्जी बॉडी एक फैक्ट्री की तरह है। एक फैक्ट्री की तरह है तो हमें इसके फंक्शंस याद रहेंगे। गोल्जी बॉडी इज अ फैक्ट्री। तो क्या क्या काम करती है ये? किसी भी चीज़ का उसको स्टोर करने में, उसको मैन्युफैक्चर करने में, उसको मॉडिफाई करने में, पैक करने में, और जहाँ जहाँ चाहिए होता है वहाँ क्या करती है? भेजती है। बस इतना सा हमें याद रखना है। देयर इज नथिंग एल्स वी नीड टू रिमेंबर कि गोल्जी बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी और ये एक फैक्ट्री की तरह है। फैक्ट्री की तरह है तो हमें ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी कि पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है और ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। दैट वाज ऑल अबाउट गोल्जी बॉडी। द थर्ड सेल ऑर्गेनल इज लाइसोसोम। वन मोर थिंग अबाउट गोल्जी बॉडी कि ये किसका मैन्युफैक्चर कर रहा है? लाइसोसोम का। लाइसोसोम्स कौन बना रहे हैं? गोल्जी बॉडी ही बना रही है। तो थर्ड थिंग अबाउट गोल्जी बॉडी इज ये क्या बना रही है? लाइसोसोम्स फॉर्म कर रही है। लाइसोसोम गोल्जी बॉडी ही बना रही है। अब लाइसोसोम के बारे में बहुत एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग है क्या
कि लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है। जैसे न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या था, अभी बात की, क्या था, ब्रेन ऑफ द सेल। सिमिलरली लाइसोसोम को क्या कहते हैं हम, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। जो लाइसोसोम सेल के अंदर, ये जो लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया है, किसी चीज़ को डाइजेस्ट करना है, सेल को अगर डैमेज हो गया, कुछ भी डाइजेस्ट करना है, तो क्या करता है ये लाइसोसोम्स इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अटैक करता है और उसको क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। वेरी इजी कि डाइजेस्ट करने में, इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन वाई आर दे कोल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल? सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? सुसाइडल इसलिए कहते हैं, कभी कभी ड्यू टू एनी रीजन सेल अगर रप्चर होता है, लाइसोसोम अगर ये रप्चर हुआ तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है बाहर आएंगे और बाहर आकर क्या करेंगे, खुद की वॉल को ही खाने लगते हैं, खुद की जो मेम्ब्रेन है, खुद की मेम्ब्रेन को ही खाने लगते हैं। दैट्स वाई अगर खुद की मेम्ब्रेन को खाने लगे, क्योंकि वो तो डाइजेस्टिव एंजाइम है, उन्हें तो नहीं पता ना कि, ऑब्वियसली उन्हें तो नहीं पता कि ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है या किसकी है, तो दे ईट अप देयर ओन मेम्ब्रेन। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ cell. That's all about lysosomes. The next cell organelle is mitochondria. Nucleus was called brain of the cell. Lysosome was called suicidal bag of cell. Now mitochondria क्या होता है, powerhouse of cell. It is called powerhouse of cell. Powerhouse से हम क्या समझते हैं, एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी मैन्युफैक्चर करता है, इनको एनर्जी स्टोर करता है अपने माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी तो स्टोर कर रहा है, बट किस फॉर्म में करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, क्या याद रखना है हमें, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म के अंदर, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी के बारे में हमें क्या याद रखना है, सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। पहली, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउस कहते हैं, बिकॉज इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये जो एटीपी है, एटीपी को क्या कहते हैं, क्योंकि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसलिए हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। कि जब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी टूट जाते हैं। इसकी डिटेल नहीं करनी है, सिर्फ इतना याद रखना है, जब भी जहाँ एनर्जी चाहिए होती है ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी टूट जाते हैं और उस जगह एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एंड एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो दैट वाज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज प्लास्टिड। प्लास्टिड अभी किस में होते हैं, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन क्या होता है, हैव यू एवर वंडर्ड कि प्लांट्स ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? कुछ उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता होगा जिसकी वजह से वो ग्रीन इन कलर होते हैं। अब वो ग्रीन पिगमेंट क्या होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है, वो बात करते हैं हम प्लास्टिड के बारे में। Plastids are present. First important thing about plastid is that they are present only and only in plant cell. Animal cell में typically absent होते हैं, सिर्फ plant cell में present होते हैं। अब ये जो plastid हैं, plastids तीन टाइप के, बहुत easy है लर्न करने। First is chloroplastid या chloroplast, second is chromoplast and the third is leucoplast. क्लोरो, स्कूल में क्लासेस में हमने साइंस में पढ़ा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल हर किसी को पता है। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, जो क्या कर रहा है, प्लांट्स को ग्रीन कलर दे रहा है और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। सो क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल विच इज द ग्रीन पिगमेंट और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। हमें सिर्फ इतनी सी बात ही याद रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी जितने भी कलर्स हैं प्लांट्स के अंदर, बीट ऑरेंज, येलो, कोई भी कलर है, वो किस में प्रेजेंट होता है, कौन सा पिगमेंट, कौन सी प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। द थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता। तो ये क्या काम करेगा, स्टोरेज का काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट
स्टोरेज का काम करता है, ऑयल को स्टोर करना, स्टार्च को स्टोर करना, किसी भी चीज को स्टोर करने का काम, एंड इट इज कलरलेस. ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस. ओके, नाउ द लास्ट सेल ऑर्गेनल दैट इज वैक्यूल, जो कि बहुत इजी है. वैक्यूल, वैक्यूल क्या है? स्टार्ट करते टाइम हमने बात की थी, वैक्यूल का साइज प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है और एनिमल सेल के अंदर कंपैरेटिवली काफ़ी स्मॉल होता है. तो वैक्यूल जो है प्लांट्स के अंदर, फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर, प्लांट्स के अंदर साइज बड़ा, एनिमल सेल के अंदर साइज छोटा. ये पानी को स्टोर करता है, टर्जिडिटी मेंटेन करता है, प्लांट को क्या देता है? स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. दैट्स ऑल. सिर्फ यही बात रखनी है हमें वैक्यूल की कि इसका साइज प्लांट्स के अंदर बड़ा होता है और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. दैट्स ऑल अबाउट दिस सेल ऑर्गेनल्स. द बेसिक जितना हमें करना है that much is covered. Now let us discuss some questions जो previously exams के अंदर हमसे पूछे गए हैं. I hope you will be able to answer them now. So let's discuss. The first question is, the term cell was given by. The term cell was given by Robert Hooke, Schwann, De Bary या Tatum. We all know that we just talked about कि cell किसने, the term cell was given by Robert Hooke. Second question is that cell is not applied for. Cell is not applied for alga, virus, bacteria और fungi. अब किस पे cell is term is not applied? हम सभी को मालूम है that virus is neither living nor non-living. हमारी बॉडी से बाहर कैसे एक्ट करता है? non-living एक्ट करता है because it lacks cell membrane. जैसे हम ह्यूमंस की लिविंग बॉडी, कोई भी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसकी सेल मशीनरी यूज करता है और ग्रो करता है, तब वो कैसा हो जाता है? लिविंग हो जाता है. तो सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर वायरस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रांच विच डील्स विद स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड. व्हाट इज इट कॉल्ड? इज इट कॉल्ड हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी और साइटोलॉजी? Study of cell is called cytology. Also remember that study of tissues, the group of cell is called tissue. Study of tissues is called histology, but study of cell is called cytology. The next question is the plant cell wall is mainly composed of. Plant cell wall is composed of cellulose, protein, lipid or starch. We just talked that plant cell wall is composed of cellulose. Lysosomes are known as suicidal bags because the options are because of its parasitic activity, hydrolytic activity, presence of food vacuole or catalytic activity. So the lysosomes are called suicidal bag because of its hydrolytic activity. इसके अंदर जो enzymes होते हैं, hydrolytic enzymes होते हैं, वो hydrolytic activity perform करते हैं. The next question is a cell without a cell wall is called. कोई भी सेल बिना सेल वॉल के इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट. प्लीज रिमेंबर दैट सेल विदाउट अ सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट. और वैक्यूल, अभी हमने बात की थी वैक्यूल की, लास्ट सेल ऑर्गेनल वैक्यूल. वैक्यूल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसे क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं. वैक्यूल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं. और सेल विदाउट अ सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट. हु गेव द सेल थ्योरी? We didn't talk about it here, but cell theory was given by Schilden and Schwann. Schilden ये क्या थे दोनों? Schilden and Schwann ने सेल थ्योरी दी थी. सेल थ्योरी में क्या कहा था? That cell is the basic structure, basic unit of life. All living organisms are made up of cell. लेकिन सेल थ्योरी में एक ड्रॉबैक था जो ये Schilden Schwann बता नहीं पाए थे. ये दोनों क्या नहीं बता पाए थे कि नए सेल्स कहाँ से आ रहे हैं. सेल के बारे में तो उन्होंने बताया, लेकिन they couldn't identify कि from where new cells are arising. तो इनको हेल्प की थी किसी और साइंटिस्ट ने, दैट इज आर वर्शो, रुडोल्फ वर्शो. रुडोल्फ वर्शो ने इनकी क्या की? शिल्डन एंड श्वान की हेल्प की और क्या स्टेटमेंट दी कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. जो पहले सेल हैं वही डिवाइड होकर क्या कर रहे हैं? नए सेल बना रहे हैं. तो इनकी हेल्प, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय शिल्डन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी थी. और इस सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था जो ये बता नहीं पाए थे? दैट नए सेल्स कहाँ से आ रहे हैं. ये नए सेल्स कहाँ से आ रहे हैं, ये ड्रॉबैक किसने पूरा किया? रुडोल्फ वर्शो ने. इसकी सेल थ्योरी कंप्लीट करने में हेल्प कर दी
क्या बताकर? दैट ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, फिर पहले सेल से ही न्यू सेल्स अराइज हो रहे हैं। और रुडोल्फ वर्शियो ने स्टेटमेंट क्या दी थी? ओमनिस, ये जनरली पूछा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका क्या मतलब? इसका यही मतलब है दैट ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सो द क्वेश्चन इज हु गेव सेल थ्योरी? नाउ यू नो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय शिल्डन एंड Schwann. The next question is who told first that new cells arise from pre-existing cell? Omnis cellula E cellula. Options are Sheldon Schwann, Rudolf Virchow, Watson and Crick या Leeuwenhoek. We just talked, किसने बताया cellula, omnis cellula E cellula? Rudolf Virchow ने कि नए cells arise from pre-existing cells. Next question is the largest isolated single cell किसका है? लार्जेस्ट आइसोल, ये बहुत एग्जाम्स में पूछा हुआ है क्वेश्चन, दैट लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, सिंगल सेल किसका है? ऑप्शंस आर साइनोबैक्टीरिया, एमीबा, एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच या ह्यूमन नर्व सेल। द आंसर इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जनरली बच्चे क्या समझते हैं? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच मतलब जो ऑस्ट्रिच का एग है, अंडा है, बट दैट्स नॉट करेक्ट। जैसे ह्यूमन में ओवम होता है, दैट इज द फीमेल एग, उसी तरह द egg of the ostrich, that is the largest single cell. Now next question is which of the following is not an eukaryote? There are two things, prokaryote simpler organisms and eukaryote जो उससे क्या होते हैं? complex होते जाते हैं। prokaryotic and eukaryotic, I'll tell you the basic. prokaryotic जिनका न्यूक्लियस क्या होता है? बहुत सिंपल होता है। न्यूक्लियस सिंपल होता है मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ही नहीं होती है, ऐसे न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। हमें बहुत डिटेल में नहीं करना है। प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और यूकैरियोटिक जिनमें होती है। तो वी कैन से प्रोकैरियोटिक सिंपलर होते हैं और यूकैरियोटिक कम्प्लेक्स होते हैं, उनमें कोई सेल ऑर्गेनल भी नहीं होता, और यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूकैरियोट? यूकैरियोट, प्लांट्स एनिमल्स तो दोनों यूकैरियोट हैं, तो वो तो नहीं हो सकता है। और क्या हो सकता है? प्रोटिस्टा या साइनोबैक्टीरिया? वी नो दैट साइनोबैक्टीरिया इज अ मोनेरा, तो यूकैरियोट, द आंसर इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल वॉल इज अ डैश स्ट्रक्चर। सेल वॉल इज परमिएबल और सेमी परमिएबल। सेल वॉल इज अ सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द electron microscope? Now cell wall we just talked, the cell wall is semi permeable, और जो plasma membrane थी वो कैसी थी? selectively permeable. Who invented the electron microscope? Please remember that electron microscope was discovered by Knoll and Ruska. Electron microscope were discovered by Knoll and Ruska. Currency of cell. What is the cell currency? Cell currency is, we just talked about mitochondria, that cell currency is ATP, adenosine triphosphate. Now micrographia is a book authored by, एक बुक थी माइक्रोग्राफिया, जिसमें इन्होंने जो भी डिस्कवरी, जो भी अपनी पब्लिशमेंट्स की, सब उसमें लिखा। दैट वाज डिस्कवर्ड बाय दैट वाज ऑथर्ड बाय रुडोल्फ वर्शो। इन्होंने इसको ऑथर किया था आर वर्शो ने। And the last question is which is largest unicellular organism? Largest unicellular organisms क्या होता है? This also please remember, Acetabularia. It is the largest unicellular organism, Acetabularia. So that was all. I hope you liked it, and if you have any question, please ask. That was all about cytology and cell, which we have to cover for the purpose of competition. Thank you for watching.